जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज का दिन भी कई खास लोगों और घटनाओं का गवाह रहा है, जिनमें से एक है 23 अक्टूबर 1956 में शुरू हुआ हंगेरियन विद्रोह। विद्रोह का कारण सरकार व सोवियत कानूनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। 23 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चला ये विद्रोह सोवियत यूनियन के लिए सबसे पहला व मुख्य खतरा साबित हुआ, और कुछ सालों बाद यही घटना सोवियत यूनियन की असफलता का बड़ा कारण बन के सामने आई। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत हुई थी एक छात्र प्रदर्शन के साथ। छात्रों के इस प्रदर्शन ने हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और सभी सेंट्रल बुडापेस्ट से संसद भवन की तरफ मार्च करते हुए बढ़ने लगे। इसी दौरान छात्रों के एक समूह ने अपनी मांगों को पूरे राज्य में प्रसारित करने के मकसद से रेडियो भवन में प्रवेश करने की कोशिश की। छात्रों के इन प्रयासों को रोकने के लिए राज्य सुरक्षा पुलिस ने भवन के अंदर से ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये खबर फैली, राजधानी में चारों तरफ हिंसा भड़क उठी और साथ ही लोग भी बेकाबू होते चले गए। Crowd tried to storm the building. Security police opened fire. Rather than fleeing, the protesters formed armed factions. Fighting spread to other parts of the city. Armored units were called in to put down the revolt. The young rebels, outnumbered and outgunned, tossed Molotov cocktails. The uprising spread throughout Hungary over the next several days, with surprising success. ये विद्रोह पूरे हंगरी में फैल गया। परिणाम स्वरूप सरकार भंग हो गई। नई सरकार ने लोगों को उम्मीद बधाई कि नए चुनाव कराए जाएंगे। अक्टूबर के अंत तक लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी और हालात भी सामान्य होने लगे थे। लेकिन तभी रूसी साम्राज्य के राजनीतिक विभाग ने अपनी बातों को वापस ले लिया और 4 नवंबर को एक बड़ी सोवियत सेना ने बुडापेस्ट व आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। आम लोगों और सेना के बीच ये आक्रमण 10 नवंबर तक चलता रहा। इस दौरान 2500 हंगरी निवासी और 700 सोवियत सैनिक मारे गए, जबकि 2 लाख लोगों को रिफ्यूजीज की तरह वहां से भागना पड़ा। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई और कई महीनों तक इस तरह की कार्यवाही चलती रही। It was a saying at that time, it was like a joke. There's only 3 kind of people in Hungary: who was in jail, who is in jail, and who will be in jail for political reason. जनवरी 1957 में बनी नई सोवियत सरकार ने सभी विरोधों को कुचल कर रख दिया और अगले करीब 30 सालों तक इस विद्रोह पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन वर्ष 1989 में तीसरे हंगेरियन गणतंत्र दिवस के मौके पर 1956 का ये विद्रोह एक बार फिर से प्रकाश में आया और 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। Con locura gritan el Pelé es el gol de Pelé que ya sonó। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि हमारा कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस जरूरत होती है उस जज्बे को दिल से पूरा करने की। हमारी ये शख्सियत भी कुछ ऐसे ही गॉड गिफ्टेड लोगों में से एक है, जिनका नाम वक्त के आगे बढ़ने के बावजूद कभी भी धुंधला नहीं पड़ेगा। जी हाँ,
यहाँ पर बात हो रही है फुटबॉल के ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर एडसन अरांतेज दो नासिमेंतो की, जिन्हें दुनिया जानती है पेले के नाम से। इनके बारे में लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप फुटबॉल के खेल में परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब आप पेले के ही बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया में अगर कहीं भी फुटबॉल के साफ सुथरे खेल की बात होती है तो वो सिर्फ पेले ने ही खेला है। वैसे पेले के जन्म प्रमाण पत्र पर इनकी जन्म तिथि 21 अक्टूबर लिखी हुई है, लेकिन इन्होंने इसे हमेशा 23 अक्टूबर 1940 यानी 23 अक्टूबर 1940 को ही बताया है। ब्राजील के एक छोटे से शहर त्रेस कोराकोस में जन्मे पेले दिखने में जितने साधारण हैं, हुनर के मामले में उतने ही असाधारण इंसान है। बॉल पर गजब का नियंत्रण, उसे देख सकने की अद्भुत क्षमता और गोल करने के दौरान पैरों व सिर के इस्तेमाल करने की उम्दा योग्यता ही पेले को एक अलग स्थान पर लाकर खड़ा करती है। पेले ने 22 साल के अपने करियर में 1363 मैचों में 1282 गोल किए हैं, जिनमें से उनका सबसे खास स्कोर वर्ष 1958 के दौरान किए गए 139 गोल है। पेले ने अपना 1000वां गोल वर्ष 1969 में दागा था। हालांकि इस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ने वर्ष 1974 में फुटबॉल के खेल से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर 1975 में खेल की दीवानगी के चलते 3 साल के लिए न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ $7 मिलियन का करार साइन कर लिया और फिर 1977 में पेले आखिरी बार ओल्ड सैंतोस क्लब के खिलाफ खेले गए मैच में नजर आए। I am very happy to be here with you in this great moment in my life. I want to thank you all, everything what you offered to me. And I want to take this opportunity to ask you in this moment when the world look to me to take more attention to the young, the kids all over the world. फुटबॉल के सबसे महंगे व सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाने वाले पेले जब इस दुनिया में आए थे तो अपनी आंखें उन्होंने बेहद ही गरीबी के माहौल में खोली थी। उनके पिता एक लोकल किंतु प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनके पिता ने अपने सर के जरिए एक ही मैच में 5 गोल करने का कारनामा भी कर दिखाया था। पिता से ही प्रेरणा लेकर पेले ने अपना लक्ष्य तय किया और फिर दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर दिखाया। वैसे इनका नाम पेले कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कई मजेदार कहानियां छिपी हैं। बचपन में पेले अपने निकनेम डीको से पहचाने जाते थे, लेकिन अपने दोस्तों के बीच सबसे बेहतर खेलने के कारण दूसरे बच्चों ने इन्हें पेले कहकर बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि पेले को ये नाम खुद भी नापसंद था और इसीलिए कई बार दोस्तों के साथ उनका झगड़ा भी हुआ, लेकिन किसी को क्या पता था कि खेल खेल में मिला ये नाम ही आगे चलकर उनकी पहचान बन जाएगा। पेले ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत वर्ष 1956 में सांतोस फुटबॉल क्लब के साथ की थी। टीम में पेले के शामिल होने के बाद दक्षिणी अमेरिकी क्लब्स के कई मैचेस और 1962 की विश्व कप प्रतियोगिता में जीत का सेहरा इन्होंने अपने नाम किया, जबकि पेले ने वर्ष 1958, 1962 व 1970 में हुई 3 विश्व कप प्रतिस्पर्धाओं में जीत दर्ज की है। 1958 में जिस वक्त लोगों ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स पर मात्र 17 साल के इस खिलाड़ी का करिश्मा देखा तो सब सोच में पड़ गए थे कि कोई इतना परफेक्ट कैसे खेल सकता है। दुनिया का हर प्रशंसक उनकी एक झलक का उतावला होने लगा था।
और 1970 के दौरान पेले का नाम कोका कोला के बाद दूसरे नंबर पर चर्चा में रहने वाला नाम बन गया था। पेले को अपने इस सफर में कई बार घुटने और कंधों की चोट के कारण खेल से बाहर भी रहना पड़ा है, लेकिन इस विश्राम के बाद हमेशा ही इनकी एंट्री धमाकेदार रही है। इनकी प्रसिद्धि के कारण ही कई बार ब्राजीलियन राष्ट्रपति जानियो क्वाद्रोस के पास पेले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव भी भेजे गए थे। वैसे खेल से रिटायरमेंट लेने के बाद पेले ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल बहुत से दूसरे कामों में किया। नए खिलाड़ियों को इस खेल की बारीकियां सिखाने के अलावा पेले ने कई टेलीविजन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मैगजीन व न्यूज़पेपर में अपने कॉलम लिखे, साथ ही कई विज्ञापनों का प्रतिनिधित्व भी किया और वर्ष 1994 में ब्राजील के खेल मंत्री भी चुने गए। पेले अब तक अपनी कई आत्मकथाएं प्रकाशित करवा चुके हैं और सभी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली हैं। इसके अलावा पेले कई डॉक्यूमेंट्री और सेमी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इन्होंने कई म्यूजिक पीस भी कंपोज किए हैं। यहाँ तक कि वर्ष 1977 में आई फिल्म पेले का पूरा साउंड ट्रैक इन्होंने ही तैयार किया था। पेले को वर्ष 1978 में इंटरनेशनल पीस अवार्ड और 1980 में सदी के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का सम्मान दिया गया था। हमेशा ही अपने खेल से दुनिया को रोमांचित कर देने वाले इस महान खिलाड़ी को बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बल्ब व दूसरे उपकरणों में प्रयोग होने वाले टंगस्टन धातु के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि आखिर इसका ये रूप हम तक पहुंचाया किसने। दरअसल इस शख्स ने न सिर्फ टंगस्टन के रूप में हमारे उद्योगों को वरदान दिया, बल्कि शरीर के अंदर की स्थिति का पता लगाने वाली एक्स-रे मशीन के नवीनीकरण में इनका योगदान अतुलनीय है। विज्ञान के आविष्कारों से आम आदमी के जीवन में रोशनी करने वाले अमेरिकन भौतिकविद विलियम डेविड कूलिज का जन्म 23 अक्टूबर 1873 यानी 23 अक्टूबर 1873 को हुआ था। बचपन से ही एक मेधावी छात्र होने के साथ साथ इनकी रुचि अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने में रही। स्केटिंग, बेसबॉल, फिशिंग जैसी बहुत सी चीजों के शौकीन डेविड की सबसे पसंदीदा हॉबी रही फोटोग्राफी, और इसी के चलते इन्होंने एक अंधेरे कमरे में अपने कैमरे का निर्माण भी किया, वो भी इसके शटर के साथ। प्राइमरी एजुकेशन को बीच में ही छोड़कर एक बार डेविड रबर फैक्ट्री में जाकर काम करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि यह इंडस्ट्री इनके लिए नहीं है। इसके बाद इन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल खत्म होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें अपनी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत नहीं लगी, और इसी दौरान उनके एक मित्र ने उनसे MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया। यह स्कॉलरशिप उनकी उम्मीद की किरण साबित हुई और अपनी प्रतिभा के कारण डेविड इसे हासिल कर पाने में सफल रहे। वर्ष 1891 में डेविड MIT के 9 साल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ गए। इस दौरान मिली फेलोशिप की वजह से ही वर्ष 1899 में उन्हें लिप्जिग यूनिवर्सिटी से भौतिकी में अपनी PhD करने में मदद मिली। PhD के बाद डेविड MIT से असिस्टेंट फिजिकल केमिस्ट के तौर पर जुड़ गए। वर्ष 1900 में जब जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी के संस्थापक विलिस R. विटनी की नजर डेविड पर पड़ी तो वो इनके कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनसे मिलने के बाद विटनी को महसूस हुआ कि फंडामेंटल नॉलेज को इंडस्ट्रियल अप्रोच में बदलकर ही साइंस रिसर्च को समाज से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद विटनी ने डेविड को अपनी लैब में बतौर शोध सहायक नियुक्त किया। यहाँ पर इनका पहला असाइनमेंट था कि आखिर क्यों टेंटलम लैंप फिलामेंट्स ऑल्टरनेट करंट के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं। ये काम इनके अब तक के कार्यों से बहुत अलग था, लेकिन डेविड ने हार न मानते हुए आखिर में वर्ष 1909 तक बेहतर डक्टाइल टंगस्टन का निर्माण किया।
ये एक ऐसा टंगस्टन था जिसमें विद्युत प्रवाह के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती थी, और इस आविष्कार के बाद विद्युत बल्ब में इसी का प्रयोग फिलामेंट के रूप में होने लगा। वर्ष 1911 तक जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने सभी पुराने लैंप हटा दिए और उनकी जगह इस पतले टंगस्टन तार का उपयोग करके नए लैंप का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। डेविड कूलिज का दूसरा बड़ा योगदान व आविष्कार रहा एक्स-रे ट्यूब। डेविड वर्ष 1895 में विलियम रॉन्गटन द्वारा किए गए एक्स-रे आविष्कार से काफी प्रभावित थे और इसीलिए इन्होंने इस पर अपने खुद के प्रयोग करने शुरू कर दिए। वर्ष 1913 में इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट के सामने इस ट्यूब को पेश करके उनके काम को कई गुना आसान बनाने की संभावना जता दी। इस ट्यूब में टारगेट मटेरियल के तौर पर डेविड ने टंगस्टन का प्रयोग किया था और फिर अगले 15 सालों तक इस ट्यूब के विकास में लगे रहे। अंत में इनके आविष्कार ने एक ऐसी एक्सरे मशीन को पेश किया जिसमें लगे टंगस्टन एनोड पर एक्सरे किरणों के प्रभाव से उस वैक्यूम ट्यूब में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन बन सकें और फिर इन्हें किसी सब्सटेंस की मदद से फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिबिंबित किया जा सका। इस आविष्कार ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया और साथ ही साइंस को काफी हद तक कमर्शियलाइज करने में भी मदद की। For a long time after X-rays were discovered and used, they remained a mystery even to the scientist. That is how they got their name, X for the unknown. Today, however, we know that X-rays are a form of radiation belonging to the same family as light, heat, and radio waves. We know also that X-rays are produced whenever a solid target is struck by a high-speed stream of electrons, those same little negatively charged particles of electricity which make our radio tubes work. मानवता के प्रति कूलिज के योगदानों को देखते हुए ही इन्हें वर्ष 1926 में AIEE एलिसन मेडल से सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में कूलिज ने कई मील के पत्थर साबित होने वाली खोजें पेश की हैं, लेकिन उनकी जीवनी तब तक अधूरी है जब तक कि उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में चर्चा ना की जाए। जी हाँ दोस्तों, एक जीनियस होने के अलावा कूलिज एक ऐसे शख्स थे जिनसे एक बार मिलने के बाद कोई भी उन्हें भूल नहीं सकता था, और यहाँ तक कि अगर गलती से कोई उनकी बुराई सुन लेता तो गुस्सा आना तो लाजमी होता था। कूलिज ने 102 वर्षों की सम्मानजनक आयु प्राप्त की और अपने करियर में 83 पेटेंट हासिल किए। वर्ष 1973 यानी 1973 में 100 साल की उम्र में कूलिज को नेशनल इन्वेंटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और दोस्तों, वो पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें जीते जी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आज पूरा विश्व उनकी सेवाओं का ऋणी है और शायद हमेशा रहेगा। इस महान वैज्ञानिक और एक नेक दिल इंसान को हमारी पूरी टीम दिल से सलाम करती है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक होने का असली मतलब होता है ज्ञान को आकार प्रदान करना ताकि उसका प्रयोग हमारे जीवन में किया जा सके। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी उस ज्ञान का इस्तेमाल मानवता के विनाश के लिए भी किया जाता है, लेकिन एक वैज्ञानिक का इरादा हमेशा अपने ज्ञान से समाज को लाभ पहुंचाने का ही होता है। 20वीं सदी में भौतिकी के विकास में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों जैसे नील्स बोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अर्विन श्रोडिंगर, निकोला टेस्ला आदि के नाम शामिल हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स को एक ऐसे यंत्र के रूप में पेश किया जिसकी मदद से बहुत से फिजिकल फिनोमेनन यानी भौतिक प्रभावों की व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जिनेवा स्थित सर्न प्रयोगशाला के पहले महानिदेशक फेलिक्स ब्लॉक थे। ये वही प्रयोगशाला है जहां ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण यानी हिग्स बोसोन पार्टिकल को खोजने संबंधी महाप्रयोग चल रहा है। इस महान वैज्ञानिक का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। वैसे फेलिक्स का मतलब होता है लकी, लेकिन इनके बचपन में इन्हें अपने नाम के मुताबिक कुछ भी नहीं मिल पाया। दरअसल फेलिक्स
स्विस जर्मन भाषा का प्रयोग अलग ही स्टाइल में करते थे। इसीलिए क्लास के टीचर व बच्चे इन सब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और इन्हीं वजहों से फिलिक्स अपने आप में खोते चले गए। लेकिन जब इनका दाखिला सेकेंडरी स्कूल में हुआ तब स्कूल के प्रति इनके नजरिए में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। इस दौरान फिलिक्स ने कुछ समय के लिए कैंटन ऑफ ज्यूरिख द्वारा चलाए जा रहे जिम्नेजियम को भी ज्वाइन किया था और फिर वर्ष 1924 में इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया, जिसके बाद वर्नर हेजनबर्ग के अंडर में पढ़ाई करने के मकसद से ब्लॉक जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी आ गए और इसीलिए वर्ष 1928 में ब्लॉक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर आधारित अपनी पीएचडी थीसिस प्रकाशित की और अगले 5 सालों तक नील्स बोर, एनरिको फर्मी जैसे विश्व के बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम किया। वर्ष 1933 में जब हिटलर ने जर्मनी पर अपना अधिकार किया तब ब्लॉक यूनाइटेड स्टेट्स आ गए और यहाँ की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूट्रॉनों के अध्ययन व अनुप्रयोगों पर शोध करने लगे। वर्ष 1943 में ब्लॉक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। ये वही प्रोजेक्ट था जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े व श्रेष्ठ वैज्ञानिक शामिल थे और सभी मिलकर नागासाकी व हिरोशिमा पर गिराए गए दुनिया के पहले एटम बॉम्ब को बनाने पर कार्य कर रहे थे। वैज्ञानिकों के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मकसद न्यूट्रॉनों के प्रयोग को समझना और उसके अनुप्रयोगों से मानवता के लिए ऊर्जा निर्माण के नए विकल्प तैयार करना था। लेकिन इसका इस्तेमाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत इरादों को पूरा करने के लिए किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्लॉक ने अपनी स्टडी को फिर से पूरा करना शुरू किया और वो न्यूट्रॉनों के चुंबकीय गुणों पर शोध करने लगे। ये सोच विज्ञान क्षेत्र में बिल्कुल नई थी और इसी ने आगे चलकर क्वांटम यांत्रिकी को एक नया आकार प्रदान किया। ब्लॉक के इस शोध कार्य को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगले ही वर्ष यानी 1954 में इन्हें पार्टिकल फिजिक्स के प्रयोगों के लिए तैयार की गई विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न का पहला डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक चुना गया। 1 साल बाद ब्लॉक फिर से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय लौटे और नाभिकीय चुंबकत्व पर शुरू किए गए अपने शोध को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने लगे। उनके इन कार्यों का सफल नमूना है थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी। जीवन पर्यंत विज्ञान को एक नई दिशा देने वाले फिलिक्स ब्लॉक 1983 को हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज वो जहां कहीं भी होंगे क्वांटम फिजिक्स के विकास को देखकर खुश हो रहे होंगे। समस्त विश्व के साथ इस महान वैज्ञानिक को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड भी तहे दिल से सलाम कर रहा है। और दोस्तों अब बात अमेरिका के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लेखक, डॉक्टर, निर्माता, निर्देशक जॉन माइकल क्राइटन की। क्राइटन को खास तौर पर इनके साइंस फिक्शन, मेडिकल फिक्शन व थ्रिलर जैसी लेखन शैलियों के लिए पहचाना जाता है। उनकी किताबों की 200 मिलियन से भी ज्यादा प्रतियां विश्व भर में बिकती हैं और कई कहानियां अब तक बड़े पर्दे की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। वर्ष 1994 में क्राइटन एकमात्र ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट थे जो लगातार काफी लंबे समय तक टेलीविजन, फिल्मों और बुक सेल के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर कायम रहे। क्राइटन के नॉवेल्स में अक्सर विज्ञान, तकनीकी और रहस्यों का मिश्रण होता है, जिस कारण इन्हें टेक्नो थ्रिलर लिखने वालों में अग्रणी माना जाता है। एंड्रोमेडा स्ट्रेन, स्फेयर और जुरासिक पार्क जैसे इनके कई ऐसे नॉवेल हैं जो अब तक फिल्मों में अपनी एक अलग छाप छोड़ते नजर आए हैं। जॉन माइकल क्राइटन का जन्म 23 अक्टूबर 1942 को शिकागो में हुआ था। इनके पिता एक पत्रकार थे और इसीलिए जॉन ने यह माना है कि उनकी विस्तृत सोच उनके पिता के कारण संभव हो सकी थी। क्राइटन अपना ज्यादातर वक्त घर के भीतर ही इलेक्ट्रिक ट्रेन व वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ बिताते थे। अपनी इन्हीं गतिविधियों को उन्होंने कलम के जरिए पेश करने की कला भी बचपन से ही सीखना शुरू कर दी थी। 14 साल की उम्र तक इन्होंने अपने कई आर्टिकल्स लिखकर उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्रैवल सेक्शन में बेचना शुरू कर दिया था। वर्ष 1964 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से क्राइटन ने बैचलर की डिग्री प्राप्त की
और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दाखिला ले लिया। अपनी मेडिकल की स्टडी को सपोर्ट करने के लिए ही इन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया और बतौर लेखक इन्होंने अपना पेन नेम रखा जॉन लांज। वर्ष 1969 में क्राइटन ने अपने ही नाम से पहली किताब द एंड्रोमेडा स्ट्रेन पब्लिश की, जिसमें इन्होंने धरती पर मंडराते उस खतरे को पेश किया जो बाहरी दुनिया यानी कि अंतरिक्ष के कारण पैदा हो सकता है। इसके बाद क्राइटन फिल्म निर्माण की दिशा में अग्रसर होने लगे और 1973 में इन्होंने अपने नॉवेल वेस्ट वर्ल्ड का स्क्रीन प्ले लिखा व फिल्म का निर्देशन भी संभाला। 1975 में इन्होंने अपनी किताब द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का स्क्रीन प्ले लिखा और ये फिल्म 1978 में रिलीज हुई। अब लोग उनकी फिल्मों और उनके लेखन के दीवाने हो चुके थे, खास तौर पर बच्चे और युवा, क्योंकि जहां एक तरफ ये फिल्में मनोरंजन की एक अलग दुनिया तैयार कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इनमें तकनीकी ज्ञान की बातें भी बड़ी ही आसानी से समझी जा सकती थी। इसके अलावा क्राइटन ने द टर्मिनल मैन, डिस्क्लोजर और ईटर्स ऑफ द डेड के रूप में भी कई साइंस फिक्शंस की सौगात दी। साथ ही वर्ष 1970 में द हॉस्पिटल एक्सप्लेन्ड व 1988 में ट्रेवल्स जैसी किताबें भी प्रकाशित की। क्राइटन टेलीविजन पर लंबे समय तक प्रसारित होने वाले धारावाहिक ER के निर्माता भी रहे। लगातार अपनी कहानियों व फिल्मों से लोगों को चौंकाने और आश्चर्यचकित करने वाले जॉन माइकल क्राइटन आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये फिल्में हमेशा इस महान लेखक व निर्माता निर्देशक को जिंदा रखने में सक्षम है। आज क्राइटन को उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,